जिस मुद्दे को जगदीप धनखड़ जी ने पूरे देश में उठाया हुआ था लगातार कई महीनों से, अचानक लास्ट तक पहुंचते पहुंचते तैयारी आपने की थी, सहरा कोई और बंधाकर अपने साथ ले गया। ये जो तस्वीरें हैं लगभग 150 से अधिक लोकसभा के सांसदों की, जो अपनी तरफ से साइन करके कह रहे हैं कि साहब जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच की जानी चाहिए और महाभियोग लाया जाना चाहिए। लेकिन इस बात से आप खिन्न हुए, और खिन्न होते हुए कि ये तो मेरे को मतलब प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी कि मैं इस विषय के ऊपर जांच बिठाता। लेकिन इस विषय में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और वो प्रश्न हमने कल भी अपने सेशन में उठाया था, संभवतः आप लोगों ने देखा हो। प्रश्न ये है कि साहब ओम बिड़ला जी राजस्थान से हैं, जगदीप धनखड़ जी भी राजस्थान से हैं, दोनों ही बीजेपी के नेता रहे हैं। 2003 से आप बीजेपी में रहे हैं, उसके बाद और 2003 से आप राजनीति में रहे हैं। 2003 से तो आप विधायक हैं, उसके बाद फिर आप सांसद हैं, यानी कि जो हाउस की राजनीति है आप उसमें सक्रिय रहे हैं। ऐसे में लोकसभा स्पीकर के पास जाए या इसके पास जाए, तो मसला डिस्कशन का होना ही नहीं चाहिए। और आज का अपडेट तो यह है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन आयोग तैयारी भी शुरू कर दिया है कि दोबारा कोई कौन और नया उपराष्ट्रपति बनाया जाए, उसकी तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में ओम बिड़ला जी क्या इनके पास से क्रेडिट लेकर चले गए? क्या क्रेडिट की लड़ाई थी या कुछ और मसला था? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं था कि ओम बिड़ला जी ने जानबूझकर जगदीप धनखड़ जी को यहां पर शह और मात का गेम दे दिया कि आप तैयारी किए, लीजिए, लास्ट मोमेंट पर यह सहरा मैं बंधाकर ले जा रहा हूं। खेला क्या था? अब इस खेले के पीछे ओम बिड़ला जी का जो कनेक्शन है ना, हम उसके बारे में जिक्र करेंगे। थोड़ा सा आप इनका इतिहास जान लीजिए ताकि आपको यह पता रहे कि इनका इतिहास कांग्रेस से और जनता दल से कनेक्टेड रहा है। इसलिए इन्हें बीजेपी के अंदर, जो बीजेपी के हमेशा से जो कहा जाता है ना, पूर्व से ही चले आ रहे नेताओं वाली जो इमेज है, वो इनके साथ नहीं जुड़ी रहती है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? जगदीप धनखड़ जी उम्र में ओम बिड़ला जी से सीधे 11 साल बड़े हैं, राजनीति में भी सीनियर हैं, 1990 से ही राजनीति में सक्रिय हैं। 90 के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट में एज ए जज प्रैक्टिस की थी और आप बार एसोसिएशन के राजस्थान में अध्यक्ष भी रहे हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाईकोर्ट के अंदर 2019 तक प्रैक्टिस की है। प्रेसिडेंट रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जगदीप धनखड़ साहब। धनखड़ साहब का जो वकालत में कैरियर रहा है वो बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित कैरियर माना जाता है। राजस्थान के अंदर आपकी वकालत को बहुत ही श्रेष्ठ वकालतों में से एक कंसीडर किया जाता रहा है। सबसे पहले 89 में जब जनता दल के टिकट पर आप एमपी बने थे झुंझुनू से, उसके बाद आपको केंद्र में चंद्रशेखर जी की सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा दिया गया था। उसके बाद आपने कांग्रेस ज्वाइन करी 1991 में और अजमेर से आपने चुनाव लड़ा, लेकिन आप एमएलए बन पाए किशनगढ़ से 1993 में जाकर के। उसके बाद आप 2003 में बीजेपी ज्वाइन करते हैं, लेकिन 2003 से आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कहीं भी सक्रिय नहीं रहे। 2003 में आप बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद बीजेपी की कैंपेन कमेटी के अंदर आप आते हैं, आप बीजेपी के लॉ एंड लीगल अफेयर डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, आप गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन इस पूरे बीच में आप चुनाव कहीं नहीं लड़े। 2019 में सीधा आपको उठा करके वेस्ट बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। इस बीच में कहा जाता है कि आपका आरएसएस से बहुत ज्यादा नजदीकी रही। कहा जाता है कि आप इस बीच में बीजेपी के जो लॉयर्स का पूल है आप उसको भी हेड करते रहे, कि बीजेपी जहां जहां केस लड़ रही है वहां पर आप अपनी वकालत का एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं या अपनी कंसल्टेंसी देते रहे। उसके बाद में आपको 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलवा दी जाती है। तो उपराष्ट्रपति के रूप में आप शपथ लेते हैं, राजस्थान राज्य का नाम गौरवान्वित करते हैं। राजस्थान के साथ पहले भी जैसे भैरव सिंह शेखावत साहब कहें तो उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं, और उसी तरह से प्रतिभा देवी पाटिल जो हैं वो राजस्थान से मुख्यमंत्री के पद, राष्ट्रपति के पद तक रही हैं। तो ऐसे में राजस्थान से जिन भी लोगों का वास्ता रहा, उन रास्तों में से आपका नाम भी राजस्थान में काफी ज्यादा चर्चित रहे हैं। तो राजस्थान से आपका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन भी देखा जाता रहा। जैसे राजस्थान में आपका जिस गांव से निकास हुआ आप उस गांव में आते रहे, जिस स्कूल से, चित्तौड़ सैनिक स्कूल से आपकी पढ़ाई हुई आप उस स्कूल आते रहे। ऐसे में ही आप राजस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों में, चाहे वो फ्रीडम फाइटर्स के कार्यक्रम हो, आप वहां पर आते रहे। इवन बार काउंसिल के भी जब कोई मीटिंग्स हुई आप वहां पर भी आए। ऐसी ही एक मीटिंग में आप इसी महीने पहुंचे थे
जहां से ओम बिड़ला जी के साथ कहा जा रहा है कि इनकी लड़ाई शुरू हुई। अब ये लड़ाई है, तल्खी है, नहीं है, ये मीडिया की केवल अपनी कैलकुलेशन है, इस पर चर्चा होती रहेंगी, लेकिन कहा जा रहा है कि 12 जुलाई 2025 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज IIIT कोटा में दीक्षांत समारोह था, और दीक्षांत समारोह के अंदर आपको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। आप जब मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचते हैं, कोटा उतरते हैं, तो कोटा के बारे में टिप्पणी कर देते हैं। IIIT कोटा में आप दीक्षांत समारोह में हैं, आपने कोटा पर टिप्पणी कर दी। कोटा कोटा जो कि ओम बिड़ला जी का चुनाव क्षेत्र है, आप उस पर जो टिप्पणी करते हैं वो टिप्पणी किस तरह से घातक होती है, अब मैं आपको वहां लेकर चल रहा हूं। लेकिन इस बीच में मैं एक और जानकारी आपको ऐड कर देना चाहता हूं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कुछ दिन पहले ही एक टिप्पणी करते हुए यह कहा था कि हमारे देश में 2 बड़े पदों पर राजस्थान से गए हुए लोग बैठे हैं, लेकिन वो दबाव में काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी का यह बयान कुछ समय पूर्व का है, लेकिन इस बयान में जिस तरह से इन्होंने दोनों का नाम लिया, उस पर धनखड़ साहब ने कहा भी था कि मुझे ऐसा कोई दबाव नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से इस्तीफा हुआ, उस इस्तीफे में फिर से दबाव की राजनीति की चर्चा होने लगी है। खैर, अब ओम बिड़ला जी की भी कहानी सुन लीजिए। देखिए, ओम बिड़ला जी राजस्थान में जो कोटा है, कोटा जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, और कोटा के अंदर जो कोटा दक्षिण है, वो कोटा दक्षिण असल में कोचिंग हब वाला जो क्षेत्र है, वहां से विधानसभा सीट है। आप सबसे पहले 2003 से 14 तक वहीं से विधायक रहे। अच्छा, कोटा का जब इतिहास आप चर्चा में लेकर आते हैं, तो कोटा आज तो इंडस्ट्रियल सिटी, कोचिंग सिटी के नाम से जानी जाती है। आप में से बहुत से लोगों ने कोटा को कोटा फैक्ट्री के नाम से भी सुना होगा, जब वेब सीरीज आई थी। कोटा बहुत सी चीजों के लिए जाना जाता रहा है। इसके यहां पर बिजली प्रोडक्शन के लिए जाना जाता रहा है, इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन शैक्षणिक पटल पर कोटा ने राजस्थान के अंदर जो पहचान बनाई, और फिर राजस्थान से पूरे देश में जो पहचान बनाई, उसमें कहीं ना कहीं कोचिंग इंडस्ट्री का बड़ा रोल है। कोटा राजस्थान के जिस तरह से दक्षिण क्षेत्र में पड़ता है, यहां पर कोचिंगों की भरमार है। कोचिंगों में एक से बढ़कर एक, लगभग 10 बड़ी कोचिंग्स हैं, जहां पर लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ने आते हैं। लार्ज नंबर में एनी टाइम यहां पर देश के विभिन्न कोनों से IIT जेईई और नीट की तैयारी करने बच्चे पहुंचते हैं, जिनमें से कहा जाता है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनसे बहुत सारे बच्चे, यानी का उत्तर भारत से बड़ी संख्या में बच्चे यहां पर पढ़ने पहुंचते हैं। और जिसकी वजह से जो फीस यहां कलेक्शन होती है, या फिर यहां पर जो हॉस्टल्स में फीस दी जाती है, उसके चलते कोटा राजस्थान में सालाना 12,000 करोड़ का एनुअल, एक तरह से कहिए तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। 12,000 करोड़ एक बड़ा नंबर होता है। अराउंड $1.5 बिलियन का कोटा शहर अकेला कंट्रीब्यूट कर रहा है। और इसके साथ साथ इस कंट्रीब्यूशन से भी बड़ा है टैक्स कलेक्शन, और उससे बड़ा है लोगों को रोजगार। बहुत सारे लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोचिंग इंडस्ट्री में कनेक्टेड रहते हैं। यह आप लोगों ने कोटा फैक्ट्री देखकर समझा भी होगा। कोटा में जब कोचिंग इंडस्ट्री की बात की जाती है, तो पायनियर के रूप में बंसल क्लासेस का जिक्र होता आया है। बंसल क्लासेस में मेरा भी एक समय था जब मैंने वहां पर अपनी शैक्षणिक गतिविधियां की थी, शिक्षक के रूप में मैंने काम किया था। उस कोटा क्षेत्र में जिस तरह से कोचिंगों का विकास हुआ, उस विकास क्रम में ओम बिड़ला जी भी साथ साथ उस क्षेत्र के अंदर पहचान प्राप्त करते गए। मतलब एक तरह से कहिए, कोटा का कोचिंग क्षेत्र और ओम बिड़ला जी, ये दोनों एक तरह से साथ साथ आगे बढ़े हैं। आप ओम बिड़ला जी को कई कोचिंगों के कई कार्यक्रमों में देख सकते हैं। जैसे आपके सामने ये तस्वीर 2016 की है, जब एलन के किसी कार्यक्रम में ओम बिड़ला जी दिखाई दे रहे हैं, और ओम बिड़ला जी अपने ऑफिशियल हैंडल से इसे साझा करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे ही फेसबुक पर एलन वाले 2019 में ओम बिड़ला जी की तस्वीर साझा करते हुए दिख रहे हैं। यानी कोचिंगों में ओम बिड़ला जी का जो स्वीकार्यता है, या कहिए तो कहिए एक तरह से उस इंडस्ट्री को सकारात्मक रूप से चलते रहने में, या फिर वो सही से ग्रो करे, उसमें ओम बिड़ला जी सकारात्मक रूप से भूमिका लंबे समय से निभाते आए हैं। आपकी तस्वीरें जेईई टॉपर से मिलते हुए की, उसको बधाई देते हुए की तस्वीरें सुर्खियां बनती रही हैं। अब एक तरफ से अगर आप देखते हैं, तो एक सवाल बहुत अच्छा दिमाग में बनता है कि इसमें गलत क्या है। गलत क्या है से मतलब, भाई कोचिंग है, एक इंडस्ट्री है, देश को इतना रोजगार दे रही है, इतना पैसा दे रही है, इतने अच्छे से लोगों को अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, उसमें अगर ओम बिड़ला जी अगर खड़े हैं तो गलत क्या है। बिल्कुल सही। ऐसे में अगर एक पहलू इसका इस तरह निकाला जाए कि ओम बिड़ला जी का कोचिंग वालों के साथ में जिस तरह का आत्मीय भाव है, वो भाव रिजल्ट्स के साथ साथ उनकी तरक्की में भी दिखता है। चलिए एक इसको दूसरे तरीके से लेते हैं। दूसरे तरीके से ये कि कोटा की कोचिंगें इन दिनों बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुई। किस मामले में क्रिटिसाइज हुई?
आत्महत्या के मामले में कोटा में 2 लाख के आसपास छात्र, 4,000 से अधिक टीचर, लगभग 10 बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं और इनकी वजह से यहां होने वाली जो आत्महत्या के आंकड़े हैं वो आंकड़े आपके सामने चीख चीख कर यह कह रहे हैं कि उन कोचिंग सेंटर्स में बच्चों को जिस तरह का प्रेशर दिया जा रहा है उसे हैंडल करने की टेक्निक नहीं सिखाई जा रही है। इसके चलते पूरे देश में कोटा सुर्खियों में रहा। 2023 में लगभग 23 आत्महत्याएं कोटा के अंदर हुई, यह डेटा प्रकाशित हुआ। ऐसे में कोटा के जो आंकड़े हैं इन्होंने पूरे देश में एक चर्चा छेड़ दी कि क्या कोचिंग आवश्यक है नीट की और जेई की प्रिपरेशन के लिए, और अगर कोचिंग आवश्यक है तो इसे इस तरह से क्यों किया जा रहा है कि कोचिंग वाले अपने विज्ञापनों में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, कुछ रैंकर्स हैं तो कुछ बैंकर्स हैं, ऐसे बच्चों को क्यों ले रहे हैं? उन्हें पता है कि यह बच्चा रिजल्ट नहीं दे सकता या फिर उन्हें लगता है कि यह टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसे लास्ट डे तक क्यों लेके जाना, पेरेंट्स की काउंसलिंग पहले ही क्यों नहीं कर देनी? तमाम प्रकार के प्रश्न उठने शुरू हुए। इन्हीं प्रश्नों के बीच में कोटा में ओम बिड़ला जी की जो इमेज है वो वैश्विक रूप से या फिर कहिए देश के अंदर चर्चा का विषय बन गई कि साहब ये जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं कोटा में, ओम बिड़ला जी आप क्या कर रहे हो? आप वहां पर हो तो आपने इन चीजों से निजात पाने के लिए क्या किया? अब आप विचार कीजिए कि इन आत्महत्याओं के चलते कोटा के अंदर विद्यार्थियों का आना धीरे धीरे कम होने लगा। तमाम प्रकार के प्रयास कोचिंग वाले करने लगे कि भाई यहां आत्महत्याएं ना हो, लेकिन फिर भी ओम बिड़ला जी का जाना लगातार जारी रहा। यह 2023 की ही तस्वीर है जिसमें कोटा कोचिंग के अंदर ओम बिड़ला जी दिखाई देते हैं। और ऐसे में ओम बिड़ला जी के साथ साथ यह बहुत बड़ी चीज बनती चली जाती है कि एवरी स्टूडेंट सुसाइड पेन्स मी, आई विल ट्राई बेटर। तो ओम बिड़ला जी आपने ऐसा क्या किया ताकि कोटा के अंदर सुसाइड्स को रोका जा सके? आपकी अच्छी कोचिंग वालों से बातचीत है, आपने उनको किस तरह से मोटिवेट किया? अब यह तो हुआ एक प्रश्न जो कि आप एक विधायक से जो कि 2014 तक रहा और उसके बाद एक सांसद से जो 2014, 2019, 2024 से है। ऐसे में आप विधायक और सांसद के रूप में उस क्षेत्र से रहे और आप इतने बड़े पद पर हैं, आप कोटा के लिए, विद्यार्थियों के लिए या फिर उन परिवार वालों के लिए क्या किए? यह तो प्रश्न हुआ जो कि इनसे पूछा जाता है एक जन नेता के रूप में। लेकिन यही प्रश्न अगर उपराष्ट्रपति पूछ लें, क्योंकि उपराष्ट्रपति ने ट्रिपल आईटी कोटा में खड़े होकर के जो लाइन कह दी वो असल मायने में इन पर एक कटाक्ष के रूप में साबित हुई। कैसे? इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि ये कोचिंग सेंटर नहीं पोचिंग सेंटर बन गए हैं। यहां पर लोगों के साथ जो हो रहा है, अब ऑब्वियस सी बात है, या पोच किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, लोगों को एक तरह से मारा जा रहा है। और कोचिंग वाले इतने बड़े बड़े जो होर्डिंग्स लगा रहे हैं, इनकी जरूरत क्या है? कोटा पर टिप्पणी सीधी इन पर टिप्पणी, ओम बिड़ला जी पर टिप्पणी कंसीडर की गई। मतलब ये आप ऐसे समझिए कि आपके संरक्षण में ये चल रहे हैं ऐसी इमेज, क्योंकि कोटा की कोचिंग का लगभग 25-30 साल पुराना ही इतिहास है और इनकी राजनीति का भी, दोनों का साथ साथ बढ़ना, दोनों का साथ साथ संरक्षण मिलना। आप अचानक इनको उपराष्ट्रपति होते हुए इतने बड़े मंच से कुछ ऐसा कह दें जो कि इनके लिए नागवारा गुजरे। अब ये जो तथ्य है मैंने आपको 10 जुलाई का दिया। इसके बाद में जो घटना आपके सामने हुई वो मात्र 10 दिन के भीतर घटी घटना थी, मानसून सत्र के प्रथम दिन में, जहां पर 150 से अधिक सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को जाकर के महाभियोग के लिए पत्र लिख करके दिया। ओम बिड़ला जी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। वहीं राज्यसभा के जो चेयरमैन धनखड़ साहब हैं, ये इतने दिन से इस महाअभियोग के मामले को पका के लेके आ रहे थे कि मैं इस पर पूरी तरह से डिसीजन लूंगा। आप इंतजार करते रह गए और ओम बिड़ला जी उसको स्वीकार कर कर ले गए। तो ये वो वाली बात हो गई कि पकाया मैंने, खा कोई और गया, वैसी वाली चीज दो राजस्थानियों के बीच में देखी गई। इसलिए राजस्थान इस समय नेशनल पटल पर जिक्र का विषय बना हुआ है। इनके जो कहने हैं और इनके जो बयान हैं वो कुल मिलाकर के एक दूसरे को कॉन्ट्रोडिक्ट करते हुए दिखाई दिए। तो ओम बिड़ला जी के साथ मामला आपको समझ में आया और ओम बिड़ला जी के साथ जो केमिस्ट्री है बीजेपी की वो आपके सामने है। अब दूसरा जो तथ्य है जिसके चलते ओम बिड़ला जी के बाद में आप चर्चा में बने हुए हैं, धनखड़ साहब के चलते राजस्थान सुर्खियों में है। कहा जाता है कि धनखड़ साहब ने अपनी राजनीति से पहले जो वकालत की थी उस वकालत में ये काफी रिकॉग्नाइज्ड वकील थे। कहते हैं कि सलमान खान को ब्लैक बग के मामले में बेल दिलाने वालों में आप थे। कहा जाता है कि आपने बहुत अच्छी वकालत के जरिए अपना पहचान बनाई और जाटों को ओबीसी आरक्षण दिलवाने के लिए आप कोर्ट में जाटों के लिए लड़े थे। कहते हैं जाटों के आरक्षण को आरक्षण दिलवाने के लिए आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आपने आरक्षण दिलाने में अब अग्रणी भूमिका निभाई थी जाटों को आरक्षण दिलाने के लिए। और इसी के चलते खुद जाट जाति से होते हुए अपने आप को एक प्राउड जाट के रूप में संबोधित करते रहे। अब इस प्राउड जाट का फायदा बीजेपी ने उठाया। बीजेपी ने कैसे उठाया? बीजेपी ने
जगदीप धनखड़ साहब को राष्ट्रपति बना करके एक साथ कई सारे मोर्चे साध दिए। जैसे राजस्थान की राजनीति में जाटों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कहा जाता है कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर 200 सीटों में से 60 सीटें जाटों के वोटिंग से प्रभावित होती हैं। हालांकि राजस्थान में लगभग 15% जाट आबादी बताई जाती है एज पर सेंसस। कहीं जगह 12, कहीं जगह 13, कहीं जगह 15 नंबर निकाला जाता है, लेकिन फिर भी 60 सीटों पर सीधा सीधा जाट वोटों का असर रहता है। ऐसे में जाट अपने लिए राज्य की राजनीति में और केंद्र की राजनीति में बड़ा स्थान अपेक्षित करते हैं। बीजेपी ने पहले इनको जाट नेता के रूप में प्रमोट होने दिया कि ये कहते कि मैं जाट नेता हूं, हाँ हाँ कहते रहो जाट नेता हो, जाट नेता हो। और ऐसे में जब इन्होंने जाट नेता कहना शुरू किया, उठा करके इनको उपराष्ट्रपति बिठा दिया। तो उपराष्ट्रपति बिठाने से बीजेपी ने एक साथ 2 स्कोर सेटल कर दिए। कैसे? पहला, राजस्थान में जाटों को एक बड़ा चेहरा दे दिया कि राजस्थान का जाट है, हमने उपराष्ट्रपति बना दिया है। नंबर दूसरा, उपराष्ट्रपति पद पर अगर कोई जाट बैठा है तो इसका मतलब है कि जाटों को केंद्रीय नेतृत्व भी मिल गया है, केंद्र में मिल गया और राज्य में, तो एक साथ दोनों जगह स्कोर सेट कर दिया गया बीजेपी के द्वारा। लेकिन राज्य की राजनीति में जाटों की हमेशा से मंशा रही कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिले, लेकिन राज्य की राजनीति जाटों से थोड़ी इतर चलती है। उनका मानना है कि जाट अगर इस राजनीति पर आ गए तो इस राज्य में एससी और एसटी, जिनका भी विधायक संख्या काफी सिग्निफिकेंट है, फिर उनका क्या होगा? और जातियां अगर अपना समूह बनाकर रहने लगेंगी तो उन जातियों का क्या होगा, जैसे सवर्ण वगैरह, इन सब का क्या होगा? ये अपने प्रतिनिधित्व को कहां तलाशेंगे? ये एक अपने आप में राजस्थान की राजनीति में बड़ा विमर्श एनी टाइम बना रहता है और इस चलते इनको मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने का मौका भी नहीं मिलता है। यही कारण है कि जगदीप धनखड़ साहब लगातार अपने जाट होने के नाम पर उपराष्ट्रपति पद को संभालकर चल रहे थे और बीजेपी का बड़ा काम बनाते हुए चल रहे थे। कहा जाता है कि राजस्थान में 15% के आसपास जो बीजेपी की मतलब जाटों की आबादी है, उसके चलते यहां पर 60 विधानसभा सीटों पर जाटों का सीधा असर है और 60 पर असर है और 32 जाट इस समय असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, विधानसभा राजस्थान के अंदर बैठे हुए हैं। और उन 32 में से, मतलब ये डेटा जुलाई 2023 का ही बताया जा रहा है, 32 जाट सांसद हैं। उन 32 जाट सांसदों के अंदर ये कांग्रेस के विधायक हैं, विधायक बैठे हुए हैं और ये 10 एमएलए जो हैं ये बीजेपी में बैठे हुए हैं। और बीजेपी ने 4 विधायकों को फिलहाल नेता बनाया हुआ है, मंत्री बनाया हुआ है। मतलब आप इस तरह से समझिएगा, 200 विधायक हैं विधानसभा के अंदर, 200 में से बीजेपी के पास 10 में से 4 बने हैं मंत्री। तो एक तरीके से 16% या 15% आबादी अगर जाटों की है तो उन्हें जो रिप्रेजेंटेशन मिला वो बहुत कम मिला। मतलब 4 मंत्री बनकर के आ रहे हैं 200 विधायकों में से। तो जाट इसे अपने लिए मानते हैं कि बीजेपी जाट हितैषी नहीं है। ये मानते हुए जाटों की एक नाराजगी बीजेपी से बनी आती रही थी। उस नाराजगी को जगदीप धनखड़ जी नामक उपराष्ट्रपति पद से काउंसिल किया जाता रहा, लेकिन अब वो पद छोड़ गए। तो ऐसे में राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन अपेक्षित है। माना जा रहा है कि अब मतलब एक बड़ा फेरबदल राजनीति के अंदर राजस्थान में होगा और जाटों को ज्यादा भागीदारी दी जा सकती है। इस तरह की कैलकुलेशंस राजस्थान में चलना शुरू हो चुकी हैं। ये राजस्थान के अंदर जो मंत्रियों का पूरा पूरा मंत्रिमंडल है, इसमें आने वाले समय में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो यह था जगदीप धनखड़ जी के लिए राजस्थान का कनेक्शन और राजस्थान कनेक्शन में आने वाले समय पर क्या देखने को मिल सकता है उसकी हल्की सी चर्चा। उम्मीद है आपको यह चर्चा पसंद आई होगी और अगर यह चर्चा पसंद आई हो तो अपने साथियों से अवश्य साझा करें।